फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। मिला। जी, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स का, जिसका नाम है फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी। मतलब हम लोग ऐसे फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? अंदर हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन करवाना और हमारे जो कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, जो सबस्ट्रेट आ रहे होते हैं, उनको तोड़ना। ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस एक्टिविटी को, तोड़ने वाली एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन आपने ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि जितना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब जितना अंदर तोड़ फोड़ होगी, उतनी एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है, डेफिनेटली वो ज्यादा होनी होनी है जब सबस्ट्रेट ज्यादा आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा? जब हमारे पास ऊपर से खाने का मॉलिक्यूल ज्यादा आएगा तो एंजाइम ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करेगा ना। जब एंजाइम ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब दोनों चीजें हाई हो रही होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के। एंजाइम की एक्टिविटी का फोकस कितना है, एंजाइम की एक्टिविटी की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है। वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे जो है वो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो रहा है ज्यादा सबस्ट्रेट आने से, तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी भी हाई हो रही है, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी हाई हो रही है? तो हाँ, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी हाई होती है। क्योंकि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हाई ना हो तो ब्रेक डाउन उस तरीके से, उस टाइमली ब्रेक डाउन ना हो, अगर टाइमली ब्रेक डाउन नहीं होती हमारी बॉडी में कंपाउंड्स की, तो डाइजेशन सही से नहीं होती, हाजमा सही से नहीं होता और हमें जो है वो डिफरेंट किस्म की गैस्ट्रिक डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या होती है? कि सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? फूड मॉलिक्यूल को। जो फूड मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आ रहा होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं खाने के थ्रू, चाहे वो हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे वो विटामिन खा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? सबस्ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है। फूड मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और सबस्ट्रेट भी कहलाएंगे। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उसकी कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं कि वो कैसी होगी। वो उस, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है तो सबस्ट्रेट भी बढ़ेगा या कम होगा? तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है तो सबस्ट्रेट भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर एंजाइम एक्टिवली कर रहा है परफॉर्म, एंजाइम जो है वो जैसे ही आता, जैसे आप लोग ये समझ लो, एक एग्जांपल ले लो कि मशीन है और उसमें जैसे ही पट्टे जाते हैं तो वो फौरन उसको कट 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 ऐसे करते से कट कर देती फौरन से। ठीक है। अब वो मशीन जो है वो क्या है? एंजाइम है। और जो ऊपर से पट्टे वगैरह आ रहे हैं वो क्या है? आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है। वो अब मशीन इतना हाईली एक्टिवली परफॉर्म तो कर रही है ना कि जैसे ही जाते हैं पट्टे उसमें तो वो उनको कट कर देती है। ठीक है, फौरन। तो ऐसे ही एंजाइम का भी जितना, जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट भी जल्दी टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। अप टू लिमिट लिखा हुआ होगा आपकी बॉडी में, सॉरी आपकी बुक में। अप टू द लिमिट। क्यों अप टू द लिमिट? कि मैं आपको एक इधर से एग्जांपल दे दूं, पट्ठों के एग्जांपल दे देती हूँ। कि आप अगर कुतरा वगैरह डालते हो किसी भी चीज में, मतलब आप मशीन में एक हद से ज्यादा, मशीन का साइज है ये और आप पट्टे डाल रहे हो ये, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? कि वो एक लिमिट तक तो मशीन उन पट्टों को एक्सेप्ट करेगी और उनको काटती जाएगी। ठीक है। लेकिन जो हम लोग ज्यादा तादाद में पट्टे डालेंगे वो जो है मशीन उन पे अपनी एक्टिविटी क्या कर देगी? स्लो कर देगी। ठीक है, मशीन सही तरीके से काम नहीं करेगी। ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं कि जैसे ही एंजाइम्स हमारे अंदर जा, वो सॉरी फूड हमारे अंदर जाता है
हमारे एंजाइम जिन जिन में एक्टिव होना होता है वो एक्टिव होते हैं, और क्या करते, फौरन फूड मॉलिक्यूल्स आके उनके ऊपर लगते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सब्सट्रेट कैसे लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो फूड मॉलिक्यूल आके एंजाइम के ऊपर ऐसे लगा, जैसे ही वो लगा उसने उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो दो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो दो में कन्वर्ट हुआ। अगर इसकी जगह अब हम खाई जाएंगे खाई जाएंगे खाई जाएंगे, तो एंजाइम भी एक्टिव हुए जाएंगे हुए जाएंगे हुए जाएंगे हमारी बॉडी के। लेकिन एक लिमिट आ जाएगी जब एंजाइम कहेंगे कि हम लोग इतने एक्टिव नहीं हो सकते जितनी तेजी से फूड आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डाइजेशन नहीं कर सकते। यही एक वजह होती है कि फैट जो है फिर डेपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, फैट की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो लोग खाने पे कंट्रोल रखते हैं, कुछ लोग खाना खाएं तो वो मोटे हो जाते हैं, कंट्रोल रखें तो वो सही रहते हैं। ठीक है, उनमें ये मसला होता है कि वो जितने एंजाइम उनके एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब सब्सट्रेट भी फिर उतना ही लेके जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है कि हमारी एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इंटरनल टेम्परेचर। ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन अंदर हाई होगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन अंदर हाई होगा, अगर हम लोग ज्यादा खाना खाएंगे तो आपने हमेशा ये चीज फील की होगी कि अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो पानी आपको प्यास ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, गर्मी हो जाती है अंदर, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला, रेट ऑफ रिएक्शन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अंदर टेम्परेचर ने हाई होना ही होना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो भी तेज हो गया है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो अंदर ज्यादा होगा और वो अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी जा सकता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है एंजाइम का, जैसे एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, तो टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर्स कहलाते हैं। वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो एंजाइम रिएक्शन पे फास्ट, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे एंजाइम अच्छे से जल्दी से जो है ना वो अपना काम कर सके, फास्टली अपना काम कर सके, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मतलब एक डिजायर टेम्परेचर कहा जाता है उसको, ऑप्टिमम कहते हैं किसी भी डिजायरेबल चीज को, कि एक अच्छी ऑथेंटिक चीज। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर बॉडी का जिस पे एंजाइम जल्दी से अपना वर्क कर सके, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, प्लांट में जो टेम्परेचर होता है, यूजुअली जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड होता है। ठीक है, अब जो डीएनए, जो एंजाइम में एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये करने की जरूरत नहीं, खैर आपको सिर्फ आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाला करना है, ये वाला कट कर दें लाइन। हाँ, बस आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अपने माइंड में रखना है कि एमसीक्यूज में ना आ रहे। अच्छा, अब जिस तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसी तरीके से क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच होती है। पीएच क्या होती है कि आपने देखना होता है कि आपके बॉडी में तेजाबियत ज्यादा है या आपकी बॉडी में जो है वो, आपकी बॉडी न्यूट्रल ज्यादा है। ठीक है, या अल्कलाइनिटी ज्यादा है, उसमें मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एंजाइम का अलग होता है। क्या होता है, हर एंजाइम का अलग होता है। जब एंजाइम अपने पूरे पीक लेवल पे जाके अपना रिएक्शन शो कर रहा होता है तो उसका ऑप्टिमम, हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हाई होता है बॉडी का जब एंजाइम एक्टिविटी कर रहा होता है, वैसे ही हमारा जो है वो पीएच भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। मतलब अगर बॉडी में तेजाबियत है तो वो हाई हो जाएगी, अगर बॉडी में बेसिक मिनरल्स हैं तो वो हाई हो जाएंगे। मतलब कि अगर एंजाइम का रिएक्शन ज्यादा है तो ऑप्टिमम पीएच भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हर एंजाइम की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। हर एंजाइम जो है ना वो डिफरेंट क्या है, नेचर का है। ठीक है, हर एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर है और वो हर एंजाइम स्पेसिफिक ही फूड मॉलिक्यूल को
करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जैसे अगर आपके दो टू पेपर्स हैं, पेपर वन और पेपर टू, ठीक है, तो आपके पेपर वन के लिए अलग टीचर और आपके पेपर टू के लिए अलग टीचर, ठीक है। इसी तरीके से हर फूड मॉलिक्यूल में आने वाले के लिए अलग जो है ना वो एंजाइम पड़ा होता है जो कि उसको करता है। स्कैन करने से इसे पार्ट है, पार्ट है। रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप करो। हेलो। अच्छा, अगर पीएच जो है, अगर पीएच एक्सट्रीम चली जाती है, न्यूट्रल नहीं रहती, या तो हमारी बॉडी की जो पीएच है उसमें तेजाब, हमारी बॉडी में तेजाबियत ज्यादा होती है, या वो न्यूट्रल होती है। अगर वो पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर, अपनी ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा चली जाती है, ठीक है, तो वो एंजाइम को क्या कर देगी, डीनेचर कर देगी, एंजाइम को तबाह कर देगी, ठीक है, जाया कर देगी। एंजाइम जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा। यहाँ में कुछ एंजाइम्स लिखे हुए हैं, उनकी पीएच लिखी हुई है, तो वो पीएच आप लोग जो है वो आप लोगों को याद करनी है। जैसे ट्रिप्सिन की 8 to 9 है, जैसे अमाइलेज की 6 to 9, 6.4 to 6.9 है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ कि कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ हेल्प करने वाली जो चीजें होती हैं उनको कोफैक्टर और कोएंजाइम कहा जाता है, जिनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। डेफिनेटली एंजाइम को जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी कर रहा है स्पोर्ट, ठीक है, कोई स्टीरॉइड हार्मोन भी कर रहा है स्पोर्ट। एंजाइम अकेला तो काम नहीं ना कर रहा, तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इन सारी चीजों का प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर जो है वो क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। जो एंजाइम अंदर तोड़ फोड़ का अमल कर रही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा होता है, उसको खत्म कर देते हैं। जो सब्सटेंसेस एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सल इनहिबिटर्स और इरिवर्सल इनहिबिटर्स। रिवर्सल इनहिबिटर्स क्या होते हैं और इरिवर्सल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये कल आप लोग मुझे डेफिनेशन जो है वो लिख के ला के दिखाओगे, समझा मैं दूंगी। लेकिन आई जस्ट वांट के आप लोग कितना उसको सर्च करते हो रिवर्सल और इरिवर्सल को। फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या, कि वो एंजाइम, सबसे पहले एंजाइम का फंक्शन है कि वो क्या करता है, हमारे जो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि एज जो है वो 18,000 कैलोरीज पर मोल होता है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन करनी है। उसके बाद डाइजेशन है, डेफिनेटली डाइजेशन जो है वो होगी अगर तो एंजाइम अपने अपना सही तरीके से काम कर रहा है, तो चीजें जो है वो जल्दी से स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएंगी, सिंपलर सिंपलर मॉलिक्यूल में आ जाएंगी, और जो है वो डाइजेशन जल्दी हो जाएगी। चीज मेकिंग में आपके कुछ आर्टिफिशियल एंजाइम्स बनाए गए होते हैं, जो कि चीज जो बन रही होती है, ये कभी आपने चीज बर्गर खाया हो, ठीक है, उसमें जो चीज बनती है उसमें एंजाइम्स डाले जाते हैं। कीमोसिन जो है फंगस है, ठीक है, उसको भी चीज मेकिंग में जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्वीटनर्स जो है वो एज अ एंजाइम को स्वीटनर भी यूज किया जाता है। ग्लूकोसिडेज, ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज से बना हुआ एंजाइम है, ऐसा एंजाइम जो कि ग्लूकोज से बना हुआ होता है। एज अ डिटर्जेंट, हम जितने भी डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उनमें हम लोग एंजाइम्स डालते हैं। कौन से एंजाइम्स डालते हैं, जो कि प्रोटीएजेज एंजाइम्स होते हैं। असल में हमारे खानों में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग एंजाइम्स वही बनाते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर सके, तोड़ सके। जब वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हमारे कपड़ों में से तोड़ देती हैं तो दाग साफ हो जाते हैं, इसलिए एज अ डिटर्जेंट डिटर्जेंट भी यूज होते हैं। एज अ ड्रग यूज होते हैं आपके एंजाइम्स। अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है, आपको
आपके जो खाना है वो हजम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उमप्राजोल दिया जाता है। उसमें एंजाइम पाया जाता है, वो उमप्राजोल इसलिए ही दिया जाता है कि आपका जो है वो एंजाइम, वो जो चीजें हैं वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाए। एंजाइम को आर्टिफिशियली बना के तो उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। और कौन सा एंजाइम है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? एल एस्पर्जिनेज एंजाइम है जो एल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्योरिंग ऑफ डिजीज जो है, जैसे रिकेट्स हो गया, जॉइंटिस हो गया, लिवर की प्रॉब्लम हो गई। रिकेट्स जॉइंटिस ये क्या है? रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कहते हैं, अगर कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। जॉइंटिस जैसे फुलवैरी नहीं होती, ये वाइट कलर के कुछ लोग होते हैं, और वो जॉइंटिस जो है वो उसको कहते हैं। ठीक है, एक कुछ लीवर डिजीज को भी क्योर करने के लिए जो है वो इनकी आ जाती हैं, यूजेस में आ जाते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करवाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये तोड़ फोड़ होते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बस आपने मीट मीट टेंडराइजिंग जो है, कुछ एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पपेन। ऐसे एंजाइम हैं जो मीट को टेंडराइज कर देते हैं, मतलब कि डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, डाइजेशन को पकाने के लिए, टेंडर करना कि मीट को अच्छे से पका दे। ठीक है, आपके मसालों में ऐसे एंजाइम्स डाले गए होते हैं जिनसे खाना जो है, जैसे सिरका है, उससे खाना बहुत गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, तो वो डाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। अल्कोहल बेवरेजेस बन रहे होते हैं, उनमें भी जो है वो अमाइलेज एंजाइम यूज होता है, तो अल्कोहल बेवरेजेस बनते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? इस टॉपिक को पढ़ो, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से करो।